हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। तो आज के इस सेशन में हम बातचीत करेंगे रीजनिंग के ऊपर। रीजनिंग को लेके काफी सारे स्टूडेंट्स चिंतित हैं, वैसे चिंतित तो सभी सब्जेक्ट्स को लेकर है कि मेंस में क्या चेंजेस होने वाले हैं। तो उस बारे में हम डिटेल में थोड़ा बातचीत करेंगे। क्या आपका प्लान रहना चाहिए, मॉक टेस्ट कहाँ से देने चाहिए, किस तरीके से, उस पर भी बात करेंगे। और साथ ही साथ में आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए एक दो सवाल भी डिस्कस करूंगा। ठीक है, सीधी बात हर बार की तरह करेंगे। साथ ही साथ आपको यहाँ पर डे 1 डे 2 ऐसे भी करके वीडियोस दिखती जाएंगी आगे आने वाली। और हम मेंस और सीएचएसएल दोनों पर टारगेट कर रहे होंगे, क्योंकि अभी हमें नहीं पता है कि मेंस पहले होगा या सीएचएसएल होगा, बट ये पता है कि दोनों आसपास होने वाले हैं। हो सकता है हफ्ते दो हफ्ते का ही गैप रहे दोनों के बीच में। दोनों का सिलेबस अब एब्सोल्युटली सेम हो चुका है, तो इसलिए हम दोनों की तैयारी को एक साथ लेते हुए चल सकते हैं। जो बच्चे मेंस की तैयारी कर रहे हैं वो भी इस सेशन को देख सकते हैं और सीएचएसएल वाले भी देख सकते हैं। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, तो डे 1 डे 2 रखने का ये मेन मोटो ये रहा है कि इसकी हम एक प्लेलिस्ट बना देंगे, तो आपको सीक्वेंस में देखना आपके लिए आसान हो जाएगा। आपको 1 2 3 करके जो है वो एक सीक्वेंस दिख रही होगी। ठीक है, डे 1 डे 2 का ये मतलब नहीं कि रोज मतलब क्लास हो ही जाएंगी, बट सीक्वेंस में चलेगी। मेरा मोटो ये नहीं रहता कि बस क्वांटिटी दे दी जाए, रोज कुछ भी उठा के आपको दे दिया जाए। क्वालिटी का उसमें हम मतलब पूरा उसका एश्योरेंस रखते हैं कि क्वालिटी भी बढ़िया रहे। ठीक है, सो बिना किसी विलंब के जो है रीजनिंग का जो आपके अंदर थोड़ा सा फोबिया चल रहा है कि यार मेंस में जो कुछ लेवल है क्या वो बैंकिंग लेवल की तरफ शिफ्ट हो सकता है, क्या बैंकिंग लेवल के आपको सवाल करने चाहिए, तो मेरा मानना ये है आप देख लीजिएगा, आपको बहुत ज्यादा टफ की तरफ भागने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि एसएससी ने जो सिलेबस बताया है उसमें मेंस का सिलेबस रीजनिंग का और प्री का सिलेबस रीजनिंग का एब्सोल्युटली सेम है। तो एक तो बात ये होगी। दूसरी फिर बात ये आती है कि यार आपके कॉन्फिडेंस को कैसे बढ़ाया जाए। तो कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए अभी मैं कुछ सवाल भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। लास्ट बात ये आती है कि यार मॉक कौन से दें, कब दें, कैसे दें, दें न दें, ये सारी बात जो है मॉक के लिए एक छोटी सी टू द पॉइंट प्रिसाइज वीडियो भी आ जाएगी, उसमें और डिटेल में बात कर लेंगे। बट आप ये सेशन देख रहे हो तो उसका भी बेनिफिट आपको देना चाहिए। देखो मॉक टेस्ट, ठीक है, टेक्स्ट बुक के अच्छे हैं, सस्ते हैं हर तरीके से, ठीक है। ठीक है, अब इसमें भी दो तरीके के मॉक होते हैं। एक होता है मॉक, मतलब मॉक का मतलब क्या होता है, एक तरीके से सैंपल पेपर ऐसा आ सकता है। एक हो गया, एक को हम कहते हैं प्रीवियस ईयर मॉक्स। तो हमारे लिए बताओ कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम स्टार्टिंग से बात करते आए हैं कि प्रीवियस ईयर मॉक्स पर ज्यादा फोकस देना होता है, क्योंकि ये एक्सपेक्टेशन है, पता नहीं किसने बनाया होगा, उससे कितनी नॉलेज है नहीं है, ये सब उस पर डिपेंड करता है, उसने एग्जाम मतलब सवालों का क्या लेवल चुना है, वी डोंट नो। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहता ही है। लेकिन अब पैटर्न बदल गया है। तो अब भाई पहले 25 सवाल आते थे प्री में, अब मेंस में 30 आ रहे हैं। तो अब क्या करें? तो मेरा सजेशन आपको ये है, और आपको हमेशा अभी मैं इसके लिए ना बहुत डिटेल में एकदम सोच रहा हूं कि किस तरीके से आप बढ़िया तरीके से मॉक दें। उस पर अभी एक दो दिन का मुझे टाइम दो, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं बनाता हूं उसके लिए ना, बहुत बहुत कुछ भी आपके लिए वीडियो बनती है ना, तो बहुत सारा लिखा पढ़ी करी जाती है कि कैसे कैसे प्लान करना चाहिए। और क्योंकि अभी क्या कहते हैं पैटर्न चेंज हुआ है, या एग्जाम का जो पैटर्न आप ये कह लो जो चेंज हुआ है, तो उसके लिए मैं ऐसे प्लान कर रहा हूं जैसे मैं खुद तैयारी कर रहा होता तब मैं अपना क्या प्लान रखता। इसलिए थोड़ा टाइम लगता है, बट आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि आपको बेस्ट जो सजेशन है वो दे सकूं। ठीक है, चलिए तो मॉक पर और डिटेल में चर्चा कर लेंगे। बट आपको करना क्या चाहिए, 25 की जगह 30 सवाल हो गए ना, तो एसएससी जो भी पेपर कंडक्ट करवाती है, टीसीएस जो भी पेपर कंडक्ट करवाती थी एसएससी के, करवाती है, उन सबको दो। उसके आप जो है 25-25 सवाल लगाओ, सीपीयू में 50 मिलते हैं वो लगाओ। मेन आप ये देखो, जैसे आपका टारगेट रहेगा कि आप मेंस में 25 मिनट में, बात को समझना गहराई के साथ, ठीक है, 25 मिनट में आप 30 सवाल कर रहे होंगे रीजनिंग के, ये मैं मैक्सिमम लेके चल रहा हूं। और 35 मिनट्स में आप 30 सवाल कर रहे होंगे मैथ्स के। लगभग अपना ये टारगेट रहेगा, ऐसा तो नहीं करेंगे ना 30-30 कर देंगे, वी विल ट्राई, भले ही और जल्दी हो जाए रीजनिंग का, बट हम 25 मिनट में 30 सवाल करने की कोशिश करेंगे और 35 मिनट में मैथ्स के 30। तो आप उसी के हिसाब से कैलकुलेट कर लो कि यार 30 सवाल 25 मिनट में, तो 25 सवाल कितने में यूनिटरी मेथड पढ़ाया है। तो आप क्या करेंगे, जब प्रीवियस ईयर मॉक दे रहे हो, केवल रीजनिंग भी देना चाह रहे हो, तो वो टाइमर उसके हिसाब से सेट कर लेंगे और सबमिट करना है। क्लियर है? कौन कौन से दे सकते हो? सीजी, अगर आप केवल सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, मैंने आपको बोला है कि 5 पेपर
2020 के या 19 के 5 पेपर एक ही CGL के देने से बेहतर क्या है कि डिफरेंट ईयर्स के दो, और उससे भी बेहतर क्या है एक CGL का इस साल का, एक CHSL का, एक CPO का, एक MTS का, एक सिलेक्शन ऑफ पोस्ट का। तो सिलेक्शन ऑफ पोस्ट थोड़ा मॉडरेट हो जाएगा, फिर वो जो ICRA वाला पेपर है वो और हाई हो जाएगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो बढ़िया सवाल है, गुड क्वेश्चंस हैं, वो आपको प्रीवियस ईयर से ही मिल जाएंगे। आपको ज्यादा भटकने की कोशिश नहीं करनी है, नहीं भटकना है। मॉक्स मत दो, मॉक्स कम दो, 4-5 ये दो, एक आधी मॉक दे दो, ठीक है। 4-5 प्रीवियस ईयर मॉक दो, 1-2 ये दो, ठीक है। बात समझ रहे हो, रीजन लॉजिक है। एक आधी ये दे सकते हो अपना परसेंटाइल वगैरह देखने के लिए, बट अच्छे सवाल, मॉडरेट सवाल, हाई सवाल सब आपको यहां से मिल जाएंगे। अब कॉन्फिडेंस बूस्ट करने की बात आ जाती है। अब देखो कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए देखिए, और मैंने सोचा है कि कुछ अच्छे सवाल, चाहे वो मैथ्स के हों, रीजनिंग के हों, ठीक है, इंग्लिश जीके को तो मैं थोड़ा सा अवॉइड करूंगा, तो वो जो अच्छे सवाल हों, क्योंकि हर सवाल मैं आपको यहाँ पर आके नहीं करा सकता, तो जो अच्छे सवाल प्रीवियस ईयर के होंगे और जिसे कम बच्चों ने सही किया होगा, वो मैं टेलीग्राम पे शेयर करते रहूंगा MCQ की फॉर्म में, आप उसे लगा के देख लेना, ठीक है। तो जैसे ये सवाल है अपने सामने, इसे 33% स्टूडेंट्स ने सही किया है, तो क्या इसका लेवल उतना ज्यादा है, नहीं है? ये आप एक बार जो है स्टॉप वॉच लगा के, चलो मैं 1 मिनट का टाइमर स्टार्ट कर देता हूं, ठीक है। आप देखो कि आप कितनी देर में से कर पा रहे हो। इसे केवल और केवल कितने परसेंट स्टूडेंट ने सही किया था? 33। तो क्या ये उतना मुश्किल है? ट्राई अवश्य करेंगे। चलिए भाई, टाइम इज अप, और आप एक आध सेकंड 10 सेकंड दे सकते हैं अपने हिसाब से। तो आप जब मॉक टेस्ट देंगे ना, उसको एनालाइज कैसे करना चाहिए और उससे जूस कैसे निकाल सकते हैं, उस पर भी हम आगे बात करें। तो जैसे यहाँ पर आपको ये भी देखना है, आपको अभी नहीं दिख पा रहा होगा थोड़ा सा ब्राइटनेस की वजह से, 57 एवरेज मिनट्स था, एवरेज 57 सेकंड्स एवरेज टाइम था, 33% ने करेक्ट किया, ठीक है। तो हमें 1 मिनट में अगर सही कर पा रहे हैं बढ़िया है, क्योंकि 57 सेकंड्स एवरेज टाइम है। हो सकता है जिसने सही किया उसे 1.25 मिनट लगाओ, 1.5 मिनट लगाओ। अब कॉन्फिडेंस इस चीज से आएगा कि यार इस सवाल को ओनली 33% ने किया है, क्या ये उतना टफ है, क्या मेरा सही हुआ? हमारा कंपटीशन बाकियों से, ठीक है। अगर मैं 100 में से 50 सवाल सही कर दूंगा, बताओ पास होऊंगा या फेल होऊंगा? नहीं कह सकते, क्योंकि यहां पर ये डिपेंड करता है कि बाकियों ने कितना किया, ठीक है। तो हमें बाकियों से अभी हमारा कंपटीशन है, तो हमें वो चीज देखनी है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, देयर आर 8 टीचर्स इन अ मीटिंग रूम सिटिंग अराउंड अ स्क्वायर टेबल टू डिस्कस अबाउट द एग्जामिनेशन शेड्यूल, दैट इज T1 T2 T3 ऐसे करके T8 तक के टीचर्स होंगे। इन सच अ वे दैट 4 टीचर्स आर सिटिंग एट द कॉर्नर्स एंड 4 टीचर्स आर सिटिंग एट द साइड्स बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, ठीक है, समझ में आ गया। ऑल टीचर्स आर फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर, सेंटर T7 इज सिटिंग एट द साइड, ठीक है। देखो इस पर आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी चीज रिवाइज कर लेते हैं जो आप डेफिनेटली जानते होंगे। वो क्या है कि यार जब भी हम डायरेक्शन की बात करते हैं, लेट अस सपोज यहां पर एक आदमी बैठा है और इसका फेस इस तरफ है, ये यहां पर आदमी बैठा है, इसका फेस इस तरफ है, तो जो लेफ्ट और राइट होता है, लेफ्ट भी एक लेफ्ट, मेरे लेफ्ट में, मेरे राइट में, इसको भी हम डायरेक्शन कह देते हैं, ठीक है। तो लेफ्ट और राइट, इसके लिए लेफ्ट जो है वो यहां पर होगा, इसके लिए राइट यहां पर होगा, इसके लिए लेफ्ट यहां पर, इसके लिए राइट यहां पर, है ना। हमें तुरंत क्या करते हैं, जब ऊपर की तरफ होता है ना डायरेक्शन वाले सवाल में, ये इस तरफ जा रहा है फिर लेफ्ट मुड़ गया, नीचे जा रहा है लेफ्ट मुड़ा, तो लेफ्ट जो है वो राइट बन जाता है। आप यहाँ पर अपने आप को इमेजिन करते होंगे कि यहाँ पे लेफ्ट मुड़ गया, ऐसे रटना तो है ही नहीं, इधर जा रहा है लेफ्ट मुड़ गया तो इधर मुड़ गया, ठीक है। नीचे के वक्त कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, हम लेफ्ट अपने लेफ्ट में मोड़ देते हैं, लेकिन हर आदमी के लिए उसका लेफ्ट और राइट अलग अलग होता है। लेकिन एक चीज जो सबके लिए सेम होती है वो क्या होती है, वो होते हैं ईस्ट
वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, जो मेन ये 4 डायरेक्शन होते हैं वो हर इंसान के लिए हमेशा कांस्टेंट रहेंगे, चाहे उसका फेस किधर भी हो, चाहे मेरा फेस कहीं भी हो, इन चारों में से हमेशा जो है नॉर्थ अगर यहाँ है, साउथ अगर यहाँ है, तो ईस्ट हमेशा यहाँ होगा और वेस्ट यहाँ होगा। इस तरीके से रहता है। ये छोटी सी बात क्लियर है? ये छोटी सी बात है, 2 पॉइंट्स, लेफ्ट राइट वाले और डायरेक्शन वाले, इनको याद रखना है ना। अब यहां पर हमने क्या किया, हम ये समझ गए कि 8 लोग बिठाने स्क्वायर में, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भले उसने एग्जैक्टली मिडिल बोला नहीं, हमने बना दिया। अब हमने स्टार्ट कर दिया सवाल यहां से, ऑल टीचर्स आर फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर, ठीक है। T7 इज सिटिंग एट द साइड फेसिंग T8, तो यहाँ पे T7, तो केवल 7 लिख लेंगे, अननेसेसरी T क्यों लेके चलेंगे, ये इसको फेस कर रहा है तो इसका फेस इस तरफ होगा, इसका फेस इस तरफ होगा, इसके लिए राइट इधर होगा, इसके लिए राइट इधर होगा, ठीक है। एंड इज, अब यहां अंग्रेजी वाली बात आ गई है ना, हर चीज को वैसे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। एंड किसके लिए है, T7 के लिए, T8 के लिए, तो ये बात चल रही है T7 की, कि जो T7 है इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ T3, तो T3 के थर्ड लेफ्ट में T7 है। इसे ऐसे भी आपको बताया गया होगा कि अगर रिलेशन यहां पर T7 और T3 के बीच में है, इसके लेफ्ट में ये है, तो इसको ऐसे समझ लो कि इसके राइट में ये होगा। यहां पर क्या कह रहा है, T7 जो है वो लेफ्ट में है T3 के, यानी मैं ये भी कह सकता हूं कि T3 जो है ये T7 के राइट में होगा, लेफ्ट बिकम्स राइट, पता होगा ना, ठीक है। अब मत बोलना ऐसा नहीं पता, तो यानी यहां से मैं राइट में चल दूंगा, 3 1 2 3, तो यहां पे मुझे कौन मिल जाएगा, T3 मिल जाएगा, ठीक है। T4 इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ T6, तो T4 जो है वो T6 के इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ T6। अब मुझे ये तो पता नहीं कि T6 कहां है। एंड इज डायगोनली अपोजिट टू T5, यहां पर उसने कहते हैं डायगोनली अपोजिट है T5 के। डायगोनली अपोजिट मतलब यहां यहां और यहां यहां, तो देखो अगर यहां पर 5 होगा तो 5 के अपोजिट तो कौन बैठा है, 5 के अपोजिट तो 4 बैठा है, तो यहां तो हो नहीं सकता, यानी कि 5 यहां पर हो सकता है या फिर 5 यहां पर हो सकता है, दोनों में से एक कंडीशन हो जाएगी, ठीक है। और एंड इज डायगोनली अपोजिट टू T5, T4 जो है इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ T6, T6 के लेफ्ट में है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अगर या तो अब भाई बात समझ रहे हो, अभी ये आगे से आगे भी बढ़ सकते हैं, हम इसको स्किप भी कर सकते हैं चाहे तो, कैसे उस पर भी आ जाएंगे, अभी मैं इसको मिटा भी दूंगा। देखो 5 यहां होगा या यहां होगा, तो अगर यहां है तो 4 यहां हो सकता है, मतलब इनकी 2 पोजीशन होगी, आप उसे डैश से भी शो कर सकते हैं, डैश मतलब ये ओरिजिनल पोजीशन नहीं है, ठीक है। तो T4 इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ T6, यानी कि अगर मेरे को T6 निकालना है तो T4 से राइट में चल जाओ, T4 से राइट में 2 पॉइंट चलूंगा तो मैं 6 यहां पर आ गया। अगर यहां पर 4 में मानता, या तो 4 यहां होगा या 4 यहां होगा, अगर मैं 4 यहां पे मानता तो राइट क्या होता है, इसका फेस इस तरफ है तो इसके लिए राइट ये हो गया, तो ये यहां पर होता है। इसका मतलब ये है कि 4 यहां पर पक्का नहीं है, यानी 4 यहां है 5 यहां नहीं है। क्या ये बात क्लियर है? अब मैं इसको हटा भी देता हूं, इन केस अगर हमें एग्जाम में समझ में नहीं आता है, तुरंत आगे बढ़ो, देखो क्या आगे की पॉइंट से हो सकता है या नहीं हो सकता है। आगे क्या कह रहा था, हमारा इतना डायग्राम बन गया था, तो थोड़ा तो टाइम ले सकता है ना, 1-1.25 मिनट लग जाए, भी तो मैं डिस्कस कर रहा हूं इसलिए टाइम लग रहा है ना। चलिए तो आगे कहां तक पहुंचे थे, ठीक है। T4 इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ T7, तो T7 है, तो T4 इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ T7, 7 है तो इससे लेफ्ट चल लो, कितना थर्ड, 1 2 3, तो आ गया 4 यहीं पर। अब अगर 4 यहां पर आ गया तो उसने कहा था डायगोनली अपोजिट है 5 के, और T6 की भी बात कर रहा था क्या, कि T4 इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ T6, तो T6 नहीं है तो 4 से राइट में चल जाओ 2 बार, तो यहां पर आगे 6 आ गया। अब क्या क्या बच रहा है भाई, आगे कह रहा है T1 इज नॉट सिटिंग एडजेसेंट टू T5, मतलब T5 और T1 एक डिस्टेंस पर नहीं है। किस डिस्टेंस पे नहीं है, एक, एडजेसेंट का मतलब अगल बगल वाला, यानी यूनिट डिस्टेंस। तो भाई T1 T5 के पास नहीं होना चाहिए, तो यानी 1 यहां नहीं होगा, 1 यहां होगा, तो कौन बच गया, 1 2 बस 3 4 5 6 7 8 सब हो गए, ठीक है। देन हु इज सिटिंग डायगोनली अपोजिट टू T3, तो T3 के अपोजिट कौन बैठा है, इसकी जरूरत ही नहीं थी ये 1 2 निकालने की, 2, तो 3 के अपोजिट बैठा है T6, T6 कहां है, ये रहा, ये करेक्ट आंसर होता। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब ये जो अगला सवाल हम देख रहे हैं, इसे 27% स्टूडेंट ने सही किया है, आप एक बार ट्राई कर लो।
चलिए भाई करें, आप टाइम लेके, थोड़ा टाइम लेके आप और भी ट्राई कर सकते हैं, जगह बना लेते हैं, आ जाइए। क्या करें, 6 पर्सन्स ए बी सी डी ई एंड एफ आर सिटिंग इन अ रो। ठीक है, रो मतलब जो एंड नहीं होती। अब इसमें क्या ध्यान रखना था, एक होता है सर्कुलर सिटिंग, एक होता है स्ट्रेट लाइन सिटिंग। तो सर्कुलर में क्या होता है कि सब हर एक के लेफ्ट और राइट में दोनों साइड पर कोई बंदा रहता है, लेकिन स्ट्रेट लाइन में ऐसा नहीं होता, जानते ही हैं। ठीक है, ठीक है। उसमें आगे ये कह रहे हैं 3 पर्सन जो है साउथ की तरफ फेस कर रहे हैं और 3 जो है नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं। ये बात हम समझ गए। ठीक है, तो पहले छह प्लेसेस बना दो, 3 4 5 और 6। ठीक है, अब यहां आगे क्या कह रहा है, डी इज सिटिंग सेकंड, अच्छा नहीं यहां से था, सी इज सिटिंग थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो अब हमारा लेफ्ट हैंड हमें देखना है, तो यहां से फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो यहां पर सी बैठा है एंड फेस इज नॉर्थ डायरेक्शन, तो इसको मैंने नॉर्थ मान लिया, तो इधर इसका सी का फेस है। डी इज सिटिंग सेकंड राइट टू द सी, तो सेकंड राइट, फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, तो डी यहां पर है इन द सेम डायरेक्शन है सी। ए इज सिटिंग बिटवीन सी एंड डी, तो ए यहां पर बैठा है सी एंड डी इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ डी, तो डी के अपोजिट, तो ये यहां तक हम समझते जा रहे हैं, बनाते जा रहे हैं। एफ इज सिटिंग टू द लेफ्ट कॉर्नर इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ए, तो पहले तो एफ हम समझ गए लेफ्ट कॉर्नर पे बैठा है ए के अपोजिट डायरेक्शन में, यानी यहां, तो हम ये समझ गए 3 नॉर्थ मिल गए तो 3 साउथ होंगे। ठीक है, मतलब कॉमन सेंस, रीजनिंग और कुछ नहीं, कॉमन सेंस है। आगे क्या कह रहा है, बी इज नॉट सिटिंग इन एनी कॉर्नर, तो बी कहीं किसी भी कॉर्नर पे नहीं बैठ रहा है, तो बी यहां बैठ रहा होगा। कौन बच गए, ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, अब आगे कह रहा है हु इज सिटिंग इमीडिएट राइट टू द ई, तो इमीडिएट राइट पे कौन बैठा है, तो इसका फेस नीचे की तरफ है, तो राइट डी है, और इमीडिएट इसके लेफ्ट में तो कोई है ही नहीं। डाउट तब आता जब ये सर्कुलर सिटिंग होती है, तो इसके लेफ्ट में तब एफ आ जाता। ठीक है, तो यहां पर आंसर डी हो गया। डी मतलब कि हाँ, एक और छोटी सी बात, ऐसी गलतियां होती हैं एग्जाम में, नहीं होती, कमेंट करके बताना है भाई कि डी, तो दिमाग आंसर है डी, लेकिन कई बार दिमाग एग्जाम प्रेशर अलग ही लेवल की चीज होती है। ठीक है, कि क्योंकि मैंने दिए बहुत सारे एग्जाम, तो पता है कि भाई आप क्या गलती कर सकते हैं वो, क्योंकि हमने किसी ना किसी एग्जाम में तो करी होंगी। तो डी कह रहा है, तो डी टिक कर दिया। ये सिली मिस्टेक बिल्कुल हो जाती है, करेक्ट आंसर होगा ए, ना कि डी। क्लियर है, तो इसी के साथ हमारा ये छोटा सा नन्ना सा सेशन खत्म होता है। अगर आपको यूजफुल लगता है तो प्लीज लाइक और कमेंट कुछ किया करिए, शेयर करना ना करना वो कंप्लीटली आपके ऊपर है।